बच्चे हैं ना, वो बेड पे तो जैसे पानी ज्यादा है, मैट्रेस जो तैर गया, छत के साथ लग गया। जो बड़ा था उसका पता नहीं, उसकी माँ और दोनों को, बड़ा वाला बेटा तैर के बाहर आया। 1122 वालों को, पुलिस वालों को, हर बंदे को सीपीएम में फोन किए हैं, कोई सारी मदद नहीं पहुंचा, किसी ने नहीं सुनी। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे से बच्चे चले गए, बीवी चले गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज का प्रोग्राम का आगाज यकीनी तौर पर इस्लामाबाद में जो बारिशों ने तबाही मचाई है और जिस तरह की सूरत हाल आपने देखी है, अगर ये कराची में होती तो जाहिर है कि नेशनल मीडिया के ऊपर इस वक्त सिर्फ यही टॉपिक होता। ये एक वजह तौर पर शिकवा है इस्लामाबाद के रहने वालों का, क्योंकि आज जो सूरत हाल देखने को मिली है ये पाकिस्तान में, खास करके इस्लामाबाद के अंदर, हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं तो कम अज कम ये दावा करती हूँ कि मेरा बचपन भी इस शहर में गुजरा है और मैं पैदा भी इस शहर में हुई हूँ, तो यहाँ हमने इस तरह की सिचुएशन जो है वो इससे पहले कभी नहीं देखी कि गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आए और आपके जो अमलाक है लोगों की वो भी तैरती हुई नजर आए। लेकिन आपने देखा कि ये आज इस्लामाबाद में हुआ। इसकी वजूहात कुछ भी हैं, बढ़ती हुई आबादी है, बद इंतजामी है, नाअहली है, कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंतजामिया को जब ये मालूम था कि बरसात की, मानसून की बारिशों का स्पेल आने वाला है, तो क्यों इसके इंतजामात नहीं किए गए? ये सवाल बहरहाल बनता है। ये हल्का असद उमर साहब का है। असद उमर साहब, कराची में कुछ भी होता है, छोटी सी बात होती है या पाकिस्तान में किसी और जगह, जरूर ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज उनके अपने हल्के के जो सूरत हाल है, कम अज कम इसके ऊपर उनको जरूर जवाबदेह होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके साथ साथ आपने देखा शेख रशीद साहब ने कहा कि नालों के ऊपर तजावजात हो गई हैं, नालों पर कब्जे हो गए हैं। सवाल ये कि हुकूमत आपकी है, E11 का सेक्टर जो है वो डायरेक्टली सेक्रेटरी दाखिला के अंडर आता है, और ये क्यों हुआ है इसके ऊपर कोई तो जवाबदेह होगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट देके आप अपनी जिम्मेदारी अदा करके आगे निकल जाएंगे। आज दूसरी तरफ सीडीए ने पूरे इस्लामाबाद के अंदर नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया है, लेकिन नालों को तंग कर दिया है, छोटा कर दिया है। बहुत सारी शिकायत है लोगों की, आए दिन भर लोग अपने घरों से, उनके तहखानों से पानी निकालते रहे, वो अपनी बेसमेंट्स में पानी निकालते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम सवाल है। कराची बनने से अगर इस्लामाबाद को बचाना है तो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़ेगी, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद है। सिर्फ इस्लामाबाद का शहर जो है उसकी जिम्मेदारी बनता है, उसको ये जिम्मेदारी अपनी जरूर निभानी चाहिए। आज जिस खानदान के 2 अफराद का इंतकाल हुआ, एक बच्चे का, वालदा का, हमारा उनसे जाती मरासम भी उनके थे, और ये खानदान जो है ये आज अपना सवाल उठा रहा है। किसके सामने वो लेके जाएं इस बात को, किसके सामने अपनी बात उठाएं कि उनकी जो जवान बेटी, बहू और उनका बच्चा जो है वो इसमें हलाक हुआ है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। उम्मीद की जा सकती है कि इस्लामाबाद के जो इंतजामिया है, इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो यकीनी तौर पर कुछ अमल दरामद करेगी, क्योंकि बारिशों ने अभी जारी रहना है। दूसरी बात जो कि अब आती है वो जाहिर है कि सियासी सूरत हाल के ऊपर है, और सियासी सूरत हाल इस वक्त ये है कि सियालकोट के अंदर इंतखाब हो रहा है इस वक्त, और इंतखाब है ज़िमनी इंतखाब, जो कि खुश अख्तर सुबहानी साहब की निशिस्त जो खाली हुई थी उनके इंतकाल के बाद, उसके ऊपर ये इंतखाब हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें PTI लीड ले रही है, और तकरीबन 5000 की जो गैर सरकारी, गैर हतमी नतीजे हैं उसके मुताबिक ये कोई 5000 की लीड जो है वो, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीछे। इससे पहले गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आजाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर भी बात हो रही है, उसके अंदर PMLN के जो शिकस्त है उसके ऊपर भी बात हो रही है, PTI की फतह के ऊपर भी बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की फतह के ऊपर भी बात हो रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अगर आज, जो कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी रिजल्ट आना है, लेकिन जो सूरत हाल सियालकोट की है, अगर PMLN इस पे लूज करती है तो सूरत हाल क्या होगी? उनके अंदर के इख्तलाफात इसकी वजह है, उन लीडरशिप के अंदर जो एक इख्तलाफ पाया जा रहा है वो इसकी वजह है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक आजाद कश्मीर इलेक्शन पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अलबत्ता आज उन्होंने मरियम बीबी जो कि कोरोना में मुब्तला हुई हैं, हमारी उनके लिए दुआएं हैं, उनकी सेहत के लिए दुआएं, उनके ऊपर उन्होंने जरूर ट्वीट किया, लेकिन ताहाल उन्होंने आजाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से कोई अपना रद्द अमल नहीं दिया। तो पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफ
اختلافات ہیں उसका नतीजा क्या सियालकोट में निकल सकता है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी इशूज हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो हद तक इज्जत का दावा था उसका जवाब दे दिया है। अरबों रुपए का ये दावा उन्होंने किया था शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि पनामा केस में रिश्वत ऑफर करने के बारे में वजीर आजम का बयान था। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर ओन अब्बास साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहतरम नबील गबोल साहब भी मौजूद हैं और इनका स्टेटमेंट कल से बहुत वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी से 16 नशिस्तों का जो है वो वादा किया गया था। उनसे पूछेंगे कि वादा किसने किया था और कुछ मुस्तकबिल की जो का पेश मंजर है वो भी उनसे जरूर सियासी तौर पर पूछेंगे। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह जनाब कायद नवाज शरीफ साहब के भी और मरियम नवाज साहिबा के भी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आपका शुक्रिया सबकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं नबील गबोल साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो आप ये बताइएगा कि सियालकोट का इंतखाब हो रहा है, इससे पहले आजाद कश्मीर का हुआ था। दोनों इंतखाबात के अंदर पीटीआई जो है वो डोमिनेंट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उधर हुई थी, आज जो है वो लीड ले रही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो फतहयाब हो गई है, लेकिन लीड काफी ज्यादा है सियालकोट के अंदर। तो आप किस नजर से देखते हैं, और फिर कुछ बात 16 नशिस्तों की भी कीजिए। असमा, सबसे पहले तो मैं ये 16 नशिस्तों की बात आपको क्लियर करूं। कल रात को एक टीवी चैनल में ये बात हुई थी और मैं वैसे ही मिसाल दे सकता हूं कि मैंने दुआ दी और आपने दगा समझा। फर्क सिर्फ एक नुक्ते का है। अच्छा, बात यह है कि हमारे जो लहरी वालों का स्टाइल है, हमारी उर्दू और हमारी जैसे आप लोग माशाल्लाह बात करते हैं, हम लोग का एक डिफरेंट स्टाइल है बात करने का। मैंने कहा, हमें कहा गया था आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो हमारा पीपल्स पार्टी का चैप्टर है या ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने वहाँ पे जो आखिरी दिनों में 2 दिन पहले इलेक्शन से जो हमने ये मीटिंग्स की और जब हमने देखा कि हर हल्के का रिजल्ट के हवाले से बातें हो रही थी, तो 16 से 18 सीटें हमें मिलनी थी और हमें कहा गया था कि ये मिलेंगी 16 से 18 सीटें हमें। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स पार्टी जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, और हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इतनी सीटें हम उठाएंगे। लेकिन हमें जब 11 सीटें मिली तो जाहिर है हमने यही सोचा कि ये जो बाकी 5-6 सीटें जो कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे हमें मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो धांधलियों का जो आपने मीडिया में भी देखा, जिस तरीके से वहाँ पर जो है फायरिंग की गई, हमारे कैंप्स पे हमारे कारकुनों को मारा गया, चौधरी यासीन पे हमला किया गया, और फिर एक वीडियो वो भी हमने दिखाई जिसपे एफसी के एक जवान जो है वो दिखा रहा है कि वो खुद कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, वहाँ पे ठप्पे मारे जा रहे हैं। उस हवाले से मैंने क्लैरिफाई किया कि हमें 16 और 18 सीट मिलने थे, लेकिन जी आपका मैंने वो क्लिप भी वसीम के शो का मैंने देखा, उसमें आपने कहा कि ये, उसने कहा किसने वादा किया, तो आपने कहा कि मैं चला इसलिए नहीं रही कि टाइम की कुछ पाबंदियां होती हैं तो ज्यादा वक्त आपको मिलना चाहिए इस पे। मैंने उसमें साफ कहा, मैंने कहा वोटर्स से और ज़ाहिर पार्टी से, और जो पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था। लेकिन आज जो है जब ट्विटर मैंने खोला तो उसमें पूरे ट्विटर में भरा हुआ है जी कि किसने आपको बोला, किसने वादा। भाई हम वो जमात नहीं है कि सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं, या हम वो जमात नहीं है कि हमें जो है बैठकर हम डील करके कहा जाता है हमें कि जी आप हमसे डील करें और डील के बदले में हम फायदे उठाते हैं या सीटें उठाते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं। अच्छा। आज भी हम मुल्क के अंदर है और हम मुल्क के अंदर आपने क्लैरिफाई कर दिया कि कहीं से कोई वादा, कोई गबोल साहब कोई वादा आपके साथ नहीं हुआ था कि आपको 16 नशिस्तें मिलनी है। आपने सिर्फ पार्टी के असेसमेंट के तौर पर यह बात कही थी कि 16 नशिस्तें मिल सकती हैं पार्टी के अंदर। अच्छा, बिल्कुल, और इसको गलत रंग दिया गया है। अच्छा, जुबैर साहब आप क्या कहेंगे गबोल साहब की आपने बात सुनी? आजाद कश्मीर इलेक्शन भी इन है, इस वक्त सियालकोट का इलेक्शन भी बड़ा क्रूशल है और इसलिए उस पर नजर है कि ज़िमनी इंतखाब है। तो आजाद कश्मीर के बाद लोगों का एक तो मोरल बड़ा हाई हुआ है, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो भी, उनको भी काफी ज्यादा हौसला मिला है। तो आपको लगता है कि उसकी वजह है या पीएमएलएन के अंदर के इख्तलाफात की वजह से पीएमएलएन इस वक्त मुश्किल में है? देखिए, एक तो कोई भी इंतखाब होता है तो उसमें 100% सारी चीजें तो किसी पार्टी के फेवर में नहीं होती हैं। जब नौशहरा में पीटीआई हारी थी तो वो कह रहे थे परवेज खटक उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या उनके भाई शायद, हाँ, परवेज खटक के भाई जो थे वो पीएमएलएन, ऐसी चीजें हर
दफा होती हैं, सो वो दे कैंसल आउट ईच अदर कि जी सिचुएशन। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो था वो हमारी नज़र में बहुत ही चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि एक तो सिटिंग गवर्नमेंट के पास ही जाती है आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, अभी तक साल से यही होता रहा है। तो that was not surprising. What was surprising was the number of seats. क्योंकि बावजूद इसके कि हमने अच्छे वोट्स लिए थे 6 लाख के मुकाबले में 5 लाख, बट वो डिफरेंस उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था इन द नंबर ऑफ सीट्स। पीटीआई के फॉर एग्जांपल, पीपल्स पार्टी के फॉर एग्जांपल 1.5 लाख वोट कम थे हमारे से, और 1.5 लाख भी जब आप 5 लाख वर्सेस 3,45,000 देखते हैं, 5,10,000, तो वो उसमें उनकी तकरीबन सीट्स डबल से ज्यादा हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है। सो हमने अच्छा इलेक्शन लड़ा था कंसिडरिंग द ऑपोजिशन पार्टी। आपने अभी जुबैर साहब कतई कलामी माफ, अभी जो गबोल साहब ने क्लैरिफिकेशन अपने बयान की दी है और कल से हमने देखा है बहुत वायरल भी हुआ है, पीएमएलएन के लोग भी बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई मतलब कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है, ये इस इलेक्शन को वाकई आप कहते हैं कि गैर जानिबदार इलेक्शन था, इसमें न्यूट्रल रही हैं ताकतें, मुख्तदर हल्के, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल तो कभी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता कि न्यूट्रलिटी हो, और खास तौर पर एक ऐसी पार्टी की तरफ से जो कि चाहती है कि वन पार्टी सिस्टम हो पाकिस्तान में, और बाकी सब पार्टीज जो हैं वो उनका वजूद खत्म हो जाए। एक फैसिस्ट थिंकिंग है उनकी, और वो रिफ्लेक्ट भी कर चुके हैं। इमरान खान बहुत दफा कह चुके हैं, वो उन ममालिक की तारीफ करते हैं जिन ममालिक में या तो मोनार्की है या वन पार्टी सिस्टम है, जिस तरह चाइना की हमेशा वो एग्जाम्पल देते हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे बड़ा जो तरक्की होने में जो रुकावट है पाकिस्तान में, वो जो हमें हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो उनका माइंडसेट तो बड़ा क्लियर है उस हवाले से। जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक, तो ऐसे शख्स के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं जिसके साथ सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और ज़ाहिर सपोर्ट भी है, तो मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम मुकाबला तो करते रहेंगे। सर कहीं ना कहीं तो पीएमएलएन के अंदर भी गड़बड़ है ना। देखिए शहबाज साहब जो है वो चुप है, आपके अंदर तकसीम है, फिर आजाद कश्मीर इलेक्शन में वो बाहर नहीं आए, मरियम बीबी ने जोर लगाया, उन्होंने काफी मेहनत भी की, लेकिन जो मुहाजिरीन की नशिस्तें थी वो तो आपके हाथ से गई, और उसके अंदर आपके जमात के अंदर काफी अपसेट है लोग, नहीं? ये देखिए, अपसेट तो जाहिर सी बात है, अगर आप हारेंगे तो अपसेट तो होंगे, और उसकी वजूहात 2 चीजें होती हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसका हम जिक्र करते हैं पब्लिक में आके, और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को होती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी जरूरत है कि जी वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी हमारे से, जो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। तो वो तो इंट्रोस्पेक्शन तो मेरा ख्याल है इज अ लाजमी जुज़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, और हम करते भी हैं। शहबाज साहब के हवाले से मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, कल भी मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शहबाज साहब जो हैं, अगर उनको कोई इशू होता है, जाहिर है टॉप लीडरशिप जब पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रही है, जिसमें शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल वगैरह की आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो शहबाज साहब एज द प्रेसिडेंट उनको रोक भी सकते हैं कि जी आप इस तरह से इजहार ना करें, मगर तो उनका हाँ नहीं रोका, लेकिन रोका नहीं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं ना सर जुबैर साहब, कुछ कहा भी नहीं। पार्टी के सदर की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट ना आना कि धांधली हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इस किस्म का, मतलब ये अचंभे वाली बात है। क्या ये हायरार्की में पार्टी की ये मुमकिन है कि सदर कुछ ना कहे? तो आप एक इंटरव्यू ले लें उनसे और आप पूछ लें कि क्या वजूहात है, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक आध दिन में जरूर बात करेंगे। आई एम 100% श्योर। सर आई विश कि हम पूछ सकते हैं उनसे कि वो क्यों हम पूछ सकते हैं उनसे लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे। गबोल साहब, इससे पहले कि मैं ऑन अब्बास साहब के पास आऊं, अब ये सियालकोट का जो इलेक्शन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। इसको देखते हुए पंजाब के अंदर पल्स आपको लगता है बदली है? क्योंकि अभी तक हमने कहीं से सुना नहीं है कि सियालकोट के अंदर, अगर मैं गलत हूं तो जुबैर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि कोई धांधली हुई है या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है। इसको आप किस नजर से देखते हैं गबोल साहब? देखिए, आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई को
आज से जो पिछले इलेक्शंस में शायद मुश्किल से 1 सीट भी नहीं मिला था, लेकिन अब उसको 26 सीटें मिली हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो जाहिर है सियालकोट के इलेक्शन में भी आ सकता है वोटर्स की तरफ से। लेकिन सियालकोट का एक सूबाई असेंबली के इलेक्शन से आप ये अजम्पशन नहीं रख सकते हैं कि जी पीटीआई पंजाब में दोबारा जो है वो मशहूर हो रही है, क्योंकि पिछले 10 बाई इलेक्शन में वो हारी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी 8:30 होने वाले हैं, 11 बजे तक पूरे रिजल्ट आएंगे, और अगर पीटीआई जीतती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर खासकर जो है वो पीटीआई इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी ग्राफ या उसकी बड़ी है, मैं नहीं कहूंगा, बल्कि बहुत नीचे आई है। खासकर आपने जो ये आज इस्लामाबाद का दिखाया, वहां का एमएनए, वहां का मिनिस्टर असद उमर होते हुए वो कराची में बैठा है, और मजाक उड़ाया जाता है जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो ये तो बहुत ज्यादा पानी आ गया कि आप एक सेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी उन्होंने वैसे तहकीकात का हुक्म दिया है कि पानी कहाँ से आया है, लेकिन चले वो नोटिस लिया उन्होंने, बहरहाल दे रहा है, दुरुस्त है। एक इम्पोर्टेंट इशू को आप शायद पता नहीं डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंध को अब फोकस किया हुआ है। जी, और सिंध से आज अरबाब गुलाम रहीम ये को करना लिया है हमने आगे, तो बिल्कुल उसके हवाले से भी गबोल अगर साहब, वहाँ तो बड़ा अलायंस बन रहा है पीपल्स वो मैं पार्टी को आपको कुछ- डिफीट करने के लिए। हाँ, अच्छा, मैं ऑन अब्बास साहब के पास, मजेदार बातें बताऊंगा। मैं आपके पास, वो मैं सुननी है आपसे बातें, वो मैंने आपके पास आना है उस पर, लेकिन ऑन अब्बास साहब, एक तो ये इस्लामाबाद इतना सा ये शहर है, और ये शहर आपके पास है, पिछले 3 साल में क्या इतना भी नहीं हुआ कि नालों की सफाई हो जाए, या जो सूरत-ए-हाल सामने आई है आज आपने देखा है, ये शहर ऐसा तो कभी नहीं था। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भी थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पूरी दुनिया मुतासिर है। अगर आपने जर्मनी की फुटेज देखी हो, चाइना की फुटेज आज से 3 दिन पहले आई थी, जिसमें सबवे में पानी घुस गया और 25 के करीब अफराद जो है इंतकाल कर गए। चाइनीज बीजिंग एयरपोर्ट पे अगर आपने जहाज तैरते देखे हो, तो ये जो टोरेंशियल रेन्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरी दुनिया में आ रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। कराची में भी यही आता है। नहीं, आप बारिश की सिर्फ नौइयत चेक कीजिए। आज सुबह 4:30 बजे जब बारिश हुई स्टार्ट, तो आई वाज देयर, मैं नमाज के लिए उठा तो 6:30 तक मुसलसल बारिश, 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। सर, ये गैर मामूली नहीं, इससे ज्यादा इस्लामाबाद में होती नहीं शुबा है, ये गैर मामूली बारिश नहीं। ठीक है, अहलियत का कैपेसिटी का अगर आपने चेक करनी है, वो ये है कि अगर बारिश आ रही है, बारिश तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, अगर बारिश आ रही है तो जो पानी है उसको बहना चाहिए, आपके ड्रेनेज बहने चाहिए, आपके सीवरेज लाइन में। सुबह जब 6:30 बजे पीक पे पहुंची तो उस वक्त तो पानी खड़ा गया, 9 बजे करीब पूरे इस्लामाबाद में पानी नहीं था। एक पर्टिकुलर फुटेज, 9 बजे नहीं, आप 4 बजे बारिश अगर हुई है 4:30 तो 5 बजे तक तबाही फिर गई है। आई मीन 300 मिलीमीटर, आपने लैंड क्रूजर आपने अगर घूमती हुई देखी है सड़कों पे, आपने गाड़ियां देखी हैं। अगर 300 मिलीमीटर 1.5 घंटे में बारिश होगी तो उसके इफेक्ट्स आएंगे। एक पर्टिकुलर फुटेज जो आपने E11 की दिखाई है, उसमें इशू ये था कि वो जो नाले के करीब घर थे जो कि वहां बनाए गए थे, उसमें उस घर की दीवार गिरी थी। अगर आप वो देखा जाए तो सिर्फ इशू ये था कि वो दीवार के बेसमेंट पानी चला गया और वो 2 लोगों की अमवात हो गई। कितना पानी गया ये भी बड़ा मैटर करता है। मैं बताऊं, लेकिन नाले बहते रह गए, और इस वक्त तक इस्लामाबाद में कोई ऐसा सीवरेज या नालों का इशू नहीं है कि वो बंद पड़ा, एज लॉन्ग एज नई बारिश आ जाए। मैं देखिए सेंटर साहब, मेरे अपने घर में पानी आया है, मैं सुबह से पानी निकाल रही हूं। बारिश ऊपर से जी, बारिश की पानी आया और तहखाने में आया, बेसमेंट में आया, तो हम सुबह से पानी ही निकाल रहे थे। तो ये मुझसे तो आप मत पूछें कि ये पानी, क्योंकि हम यहाँ इस शहर में रहे, हम अपने जाती मसाइल तो नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद के मसाइल, घर में पानी आना बारिश की वजह से, ये तो एक नॉर्मल नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इशू नॉर्मल नहीं है, हम इस शहर में रहे हैं। अगर आपकी सीवरेज और ड्रेनेज बंद है, विच इस वक्त कोई भी बंद नहीं है, इस वक्त नहीं है, सुबह बंद था तो पहले से बंदोबस्त होना क्लियर हो गया था। अगर रात को आज फिर बारिश हो जाए तो वो जो 1.5 घंटे का या 2 घंटे का दौरानिया होता है। माजरत में आपको बहुत इंटरप्ट कर रही हूँ, मगर मेरा सवाल पूछने का ये कि आज वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि 9 नालों के ऊपर कब्जे आपके हुए हैं, उनको जब ये इत्तला है तो उन्होंने कब्जे छुड़ाए क्यों नहीं है? मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता कि E11 का जो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा इशू ये नाले का हुआ था, वो नाला जो स्ट्रेच हुआ था, ये 100 फुट का नाला था, जिसको स्ट्रेच आप स्क्वीज करके 75 फुट में कर दिया गया था। ये 2007 की अप्रूवल है, इसका जो मास्टर प्लान है वो 2007 का है। सो ये नहीं हो सकता कि वो जो 75 फुट का हो चुका है उसको आप दोबारा 100 फुट पे कर दें। तो एक ऑलरेडी उसकी जो खत्म जो गलती होनी थी वो हो चुकी है सिस्टम के अंदर, अब वो किसी के बस में नहीं। अब हो ये सकता है कि जब पानी का जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ, बीच के दौर के अंदर आप कहते काम नहीं हुआ, पिछले 3 साल में भी तो काम नहीं हुआ, कुछ तो हल निकलना चाहिए। नालों में जनरल
फ्लो होना चाहिए, जो कि फ्लो हो रहा है। बहरहाल आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है, ये अब आप इसके बाद नहीं कह सकते। इसको लेजिटिमेट प्राइम करना मिनिस्टर ने चाहिए, बाकायदा इस पे मजाक उड़ाया वो तो अपनी जगह पे, मतलब एक जो सर। लेजिटिमेट स्टेटमेंट है वो तो अपनी जगह मौजूद है कि जो वो कराची की बात कर रहे हैं उसको आप इस्लामाबाद से कंपेयर अच्छा, नहीं मैं कर सकते। क्विकली ब्रेक से पहले जुबैर साहब, हम कराची को इस्लामाबाद के साथ क्यों कंपेयर नहीं कर सकते, आप जरा बताइए इस पे, फिर मैं ब्रेक ले लूं। देखिए, एक चीज तो ये इस्लामाबाद में 2007 को 14 साल हो चुके हैं और बारिश भी तकरीबन कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जबरदस्त बारिश ना हो इस्लामाबाद में। लेकिन अगर आप उसको नालों को साफ नहीं करेंगे, बड़ा क्लियर है ना कि 3 साल में सो रहे थे, अब उसके ऊपर पीछे पड़ जाएंगे तो कोई और चीज खराब हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि नाअहली है इस हुकूमत की और उन्होंने वो सब नहीं किया। तो 3 साल पहले क्यों नहीं होते थे, इतना पानी खड़ा होता था? कभी हुआ है इस्लामाबाद में? सो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी अपनी कोई गलती भी माननी चाहिए कि जी लोगों ने, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि 2007 में तो शेख रशीद तो उस हुकूमत का भी हिस्सा थे, इनकी 75% काबीना जो है वो उस नाला लई पे जो है स्टेटमेंट दिया ये तो नहीं आप इल्जाम लगा सकते, पीपल्स पार्टी या PMLN पर तो नहीं इल्जाम लगा सकते। आपने तो अपने सारे, आज भी अरबाब रहीम को जिनको लिया वो भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा, मैं इस पे मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हमने पूछना है नबील गबोल साहब से, सिंध में एक नया अलायंस जन्म ले रहा है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है या नहीं, और वो ये अलायंस जो है ये कितना कामयाब हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गबोल साहब, सिंध के अंदर अलायंस बन रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत एक्टिव हैं, जाहिर है कि अब कहा जा रहा है कि सारे सूबों के अंदर PTI डोमिनेंट है, तो अब सिर्फ सिंध रह गया है, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को घबराना नहीं चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी को इसलिए घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि PTI क्या कर रही है। हमें पता है कि शाह महमूद कुरैशी को लॉन्च किया गया था 2013 में भी और 2018 में, क्योंकि उनके मुरीद जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हैं और वो डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर। अभी भी वो थरपारकर में उन्होंने अरबाब गुलाम रहीम को स्पेशल असिस्टेंट लिया है, जो कि अभी 3-4 महीने पहले अपने एक करीबी रिश्तेदार से बाय इलेक्शन हारा MPA के सीट का, और उसको स्पेशल असिस्टेंट लिया। इसी तरीके से जतोई ब्रादरान से राब्ते कर रहे हैं, उनको पार्टी में ले रहे हैं, अली गौर मेहर को पार्टी में ले रहे हैं, मतलब उन लोगों को ले रहे हैं जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन हार चुके हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमें पीपल्स पार्टी को इसमें कोई ना हम अहमियत भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर कितनी स्ट्रांग है और ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। और अगर आपके लोग जो है वो तोड़े जाते हैं, जरूर होता है सर। देखिए, अगर साउथ पंजाब की तरह बाकी जगहों की तरह आपके लोग भी तोड़े जाते हैं, आपके इलेक्टेबल्स भी तोड़े जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, उस काम के लिए उनको फिर गवर्नर जो है ना जाम सादिक स्टाइल का कोई चाहिए, जो तोड़ फोड़ करने वाला हो, जो ये सब चीज मनोवर करने वाला हो। जाम सादिक, आपको याद है कि अकेला एक बंदा था और वो वजीर आला बना और उसने पीपल्स पार्टी के लोगों को कितना तंग किया। इस तरह का कोई अगर लेकर आएंगे तो फिर मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर सिविल वॉर का खतरा है कि इस तरह के यानी आप जबरदस्ती एक पार्टी जमात जो कि इतनी ज्यादा वहां मकबूल है उसको तोड़ने के लिए, उसके लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप तो फिर मतलब ये जो आपका कहना कि जी हम यानी वो कहते हैं ना जो मिट्टी का तेल जब कहते हैं तो वो जो तेल देखते हैं तो उसमें मिट्टी नहीं होता है, इसी तरह तहरीक इंसाफ की जब बात करें तो उसमें इंसाफ नहीं है। तो ये इंसाफ करे ना कि आपकी एक जमात वहां पर पॉपुलर नहीं है, जबरदस्ती आप उसको तो अच्छा। और नवाज साहब, क्यों आप अपने आप को खुद बदनाम करेंगे ना? क्यों आप इतने खौफजदा हैं पीपल्स पार्टी से? अब आपका रुख सिंध की तरफ हो गया है, तो वजह क्या है? क्या ये आपको ज्यादा हौसला मिला है कि आजाद कश्मीर के अंदर आपको इलेक्शन मैं थोड़ा सा सियालकोट इलेक्शन पे अगर बता दूं तो पहली बात है कि इंशाल्लाह आज हम शाद को जीतने जा रहे हैं और ये पहली जीत नहीं है। अगर आपसे 3 दिन पहले अगर कश्मीर के इलेक्शन को स्टडी करें तो सियालकोट और नारोवाल की दोनों सीटें जो कि बहुत हैवीली कंटेस्टेड थी, एक अकमल सरगाला और एक हाफिज हामिद रजा की 22,000 और 24,000, वो दोनों PTI जीती है। सो ये आज हमारी पहली जीत नहीं, ये 3 दिन में हमारी तीसरी जीत इसी पर्टिकुलर डिवीजन में, और ये वो जगह है जो
PMLN کا بہت بڑا فورٹ قلعہ سمجھا جاتا ہے. گجرانوالہ ڈویژن ان اٹ سیلف PML کا ہے, تو ہم نے ایک بہت بڑی درار ڈال دی. دوسرا, آج کم از کم یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر آزاد جموں کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے نیچے ان کی گورنمنٹس بنتی تو وہ فیئر الیکشن ہوتا, اور ہماری گورنمنٹ تو انفیئر نہیں ہے. سملرلی نوشہرہ, سیالکوٹ یا وزیر آباد میں, کراچی میں ہم ہارتے تو وہ فیئر الیکشن بن جاتا تھا. سینٹ میں اگر ہم جیتتے تو انفیئر ہو جاتا تھا. تو آج سیالکوٹ کی جیت, کم از کم یہ مائنڈ سیٹ اب ہم سب کو چینج کرنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ جو جیت رہا ہے وہ اپنی پاپولیرٹی اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہو گئی ہے یا سمپل لوگوں نے آپ کا نیریٹو, پرٹیکولر نون لیگ کا نیریٹو پرچیز نہیں کیا. اگر آپ کشمیر میں جاتے تو لوگ دو چیز چاہ رہے تھے آپ سے. ایک, آپ جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے حوالے سے اپنا سٹانس ہے. دوسرا, جو یہ کشمیر ہے, جو پاکستانی کشمیر ہے, اس پہ اپنا جو پرفارمنس بتا دیں. تو ہم نے تو بڑا کلیئر کہا کہ جی اگر وہ پلیبسائٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو ہم اس کو دوسرا موقع بھی دیں گے کہ اگر آپ آزاد ہونا چاہیں 100 بسم اللہ. یہ کلیئر سٹانس ہے, یہ مینیفیسٹو ہے جو کہ نون لیگ نے 70 سال سے پاکستان کی تاریخ میں اس کو دیکھیں, اسی کو کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن. اور یہ ہم نے نہیں, UNO میں لکھا ہوا ہے, دے ہیو دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمن. سو الحمدللہ کشمیری عوام نے پرچیز. ایک چیز اور کلیئر کر دوں, کل پرویز رشید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور ابھی شاید زبیر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو نمبرز ہیں وہ سیٹ کے ساتھ کولیش نہیں کر رہے, کہ اگر 6 لاکھ PTI نے ووٹ لیا تو 25 سیٹیں لے لی, اور انہوں نے 5 لاکھ لیا تو دیکھیں ہم آن 6, پیپلز پارٹی نے 5 لاکھ لیا تو ان کی 11 سیٹیں, اور انہوں نے اگر 3.5 لاکھ لیا تو دیکھیں ہم آن 5th. اگر آپ 2016 کے الیکشن کھولیں تو نون لیگ نے لیے 7,39,000 ووٹ, دے اسکورڈ 31 سیٹس, اور پیپلز پارٹی نے 3,30,000 ووٹ لیے, ان کی صرف 3 سیٹیں تھیں. سو آدھے نمبر آف ووٹ کے ساتھ 28 سیٹیں کم. وہ فگرز کنفرم ویریفائی نہیں کرتے, یہ نمبرز ڈو ناٹ میچ. لیکن زبیر صاحب, آپ نے اون عباس صاحب کی بات سنی ہے. سیالکوٹ کا الیکشن اگر ہم ابھی تک غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کی بات کر رہے ہیں, لیکن 5 سے 6 ہزار کی لیڈ اس وقت چل رہی ہے, بڑی لیڈ ہے یہ. اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے گورننس کی؟ وجوہات آپ کو کیا لگتے ہیں آپ کے الیکشن ہارنے کی اگر آپ ہارتے ہیں تو؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان میں ایک ہسٹری ہے بائی الیکشنز کی, اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے, خاص طور پر پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ ہو, تو وہ بائی الیکشن صاحب اب 2008 سے 2013 اٹھا کے دیکھتے ہیں, پنجاب میں ہر بائی الیکشن جو تھا وہ PMLN جیتا تھا, باوجود اس کے کہ اس کے پاس فیڈرل حکومت نہیں تھی لیکن پنجاب حکومت. سر اگر 11 الیکشن ضمنی انتخاب ہوئے تو PMLN جیتی ہے بہت سی جگہوں پہ. سر ابھی تک تو اس روایت کو توڑا ہے PMLN نے, اب کیا ہوا؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نے؟ بالکل, تو آپ کو تو اوور آل سینیریو میں دیکھنا چاہیے نا, یہ ون آف کیس تو نہیں لے کے چلیں گے. اور وہ ہم کوئی بہت پرانی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں مارچ اپریل مئی میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اور جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے. اگر اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں اور تمام سیٹیں دیکھیں, پورے پاکستان میں دیکھیں, KP میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, تو PTI اگر ایک بائی الیکشن جیت رہا ہے, ایک آؤٹ آف 11, تو پھر اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بالکل ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اور ایٹ لیسٹ نو ون کین سے, انکلوڈنگ ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں PTI کے, ٹو سے کہ یہ اب اسی طرح سے ریزلٹ آیا کرے گا. ایک چیز ضرور ہوتی ہے اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے جو میں نے کہا تھا پہلے, کہ ایک تو جو آفیشل سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے میں آئی ول ناٹ بلیم اینی تھنگ ٹوڈے کہ جی یہ انفیئر الیکشن جیت رہے ہیں, بیکاز میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جس کے بہت سینسیبل بات سر یہ آپ نے جو کی ہے. یہ زبیر صاحب یہ بہت ہی ایک زبردست آپ نے بات کی. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی کیونکہ اس الیکشن پہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اس کو 2023 آزاد کشمیر کے ساتھ اب کے بعد کے جو ضمنی انتخاب ہے, کیا پنجاب کی پلس چینج ہو رہی ہے؟ PMLN یا اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو نہ ہٹائے جانے کے بعد پنجاب کا پلس بدل رہا ہے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گبول صاحب آخری کچھ منٹ ہیں تو آپ سب سے ایک منٹ لے لیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو الیکشنز ہیں اور آزاد کشمیر اور اس کے بعد اب ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے, اگر آج کے الیکشن کے بعد جیتتی ہے PTI, تو کیا آپ کو لگتا ہے 2023 نون کے لیے چیلنج PTI کے لیے بہت اچھی صورتحال اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ بہتری لے کے آئے گی, خاص کر کے پنجاب میں؟ دیکھیں, میں نون یا PTI کے بارے میں بات نہیں کروں گا, میں پیپلز پارٹی پہ ڈائریکٹ آتا ہوں. پیپلز پارٹی نے جو 11 سیٹیں لی ہیں, جو کہ پچھلے الیکشن میں 3 سیٹیں تھیں, اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے اور پارٹی نے یہ اب فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ
सेंट्रल पंजाब में होगा। साउथ पंजाब से बड़े बड़े नाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान से आपको पता है सरदार सनाउल्लाह ज़ेरी और जनरल कादिर बलोच ने ज्वाइन किए, और एक और बड़े सरदार, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी तरीके से, लेकिन अब ये जो सिंध में करने जा रहे हैं, मुझे बताएं इनके अपने पीटीआई के एमएनएज है, उनको ये पूछते नहीं है। उनको जो है पीटीआई के एमएनएज रो रहे हैं, ना उनको जो है फंड मिल रहा है, ना उनके काम हो रहे हैं इलाके में। मतलब दूसरे नए लोग आएंगे, उनको कौन सा ताज ये पहनाएंगे? जो अपने पीटीआई के एमएनए, जो कराची के आप देख लें, लियारी के एमएनए को देख लें, मुझे पता है वो हमारा रिश्तेदार भी है, वो मकसद उनसे पूछते तो उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर मिलता नहीं है। अच्छा, तो ये जो नए लोगों को लेकर कौन सा सोने का ताज इनको पहनाएंगे? जुबैर साहब, और ये वो लोग हैं जो कि सारे इलेक्शन हार चुके हैं, पिछले इलेक्शन हार चुके हैं, उनको लेने से क्या इनको जो है फायदा कोई मिलेगा? ये मुझे जुबैर साहब, इस पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, सिखाता कौन है, समझाता कौन है? बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे चाहिए, क्योंकि एक तो सिंध के अंदर पीएमएलएन भी पिछले दिनों उन्होंने तैयारी की थी, हम जाएंगे, अब पीटीआई चली गई, पीएमएलएन अभी नहीं गई। पंजाब के अंदर 2023 मुजाहमत का बयानिया आपको क्या नाकाम नजर नहीं आता? प्लीज अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात रहे हैं पिछले 3 साल में, उसके बावजूद पीएमएलएन ने सरवाइव किया। वो पीएमएलएन के लिए माशाल्लाह में भी इतनी मुश्किलात हमें नहीं थी जितनी मुश्किलात हमारे लिए इस दौर में हुई हैं। मतलब कौन सा लीडर है जो अंदर बंद नहीं हुआ, रेफरेंसेस नहीं बने और जेल सेंटेंसेस नहीं हुई। अब ऐसे हालात में पार्टी के लिए एक जाहिर पार्टी को एक कंसोलिडेट भी करना पड़ता है, उसको जाहिर एक फंक्शनिंग पार्टी बनाने के लिए एक साजगार माहौल भी चाहिए होता है। कभी शहबाज शरीफ अंदर बंद होते हैं, कभी मरियम नवाज अंदर बंद होती हैं, हमजा शहबाज अंदर बंद होते हैं, शाहिद खान अब्बासी। अभी हर हफ्ते वो एक दफा कराची आते हैं नैब की पेशी के लिए, और कभी इस्लामाबाद और कभी लाहौर। तो अभी ख्वाजा आसिफ जाहिर है जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, वो आपको पता है 6 महीने के बाद अभी बाहर निकले। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको वो जो माहौल है उसको भी मद्देनजर रखना है कि जी हमारे लिए मुश्किलात कितनी है। तो बयानिया जो है वो तब्दील नहीं होगा सर, बयानिया तब्दील नहीं होगा 2023 तक? नहीं, तब्दील क्या, हम मांग क्या रहे हैं? हम सिर्फ मांग रहे हैं इवन प्लेइंग फील्ड हमें मिलनी चाहिए। ना हम ये कह रहे हैं कि जी हमें सीटें लगा के दें या सीढ़ी हमारे लिए मुहैया करें कि ताकि हम क्रॉस कर लें। हम कुछ फेवर नहीं चाह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इवन प्लेइंग फील्ड, वो अकाउंटेबल